वैद्युतिकी के विद्युत द्विध्रुव नाम के टॉपिक को हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारा आज का टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कंडीशन समझा देता हूं। जो बल आघूर्ण है वो 11वीं क्लास का टॉपिक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपने वहां कम पढ़ा है तो भी आपके पूरा समझ में आए। देखिए, सिचुएशन स्थिति यह है कि आपके पास एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव क्या होता है? एक आवेश माइनस होता है, एक आवेश प्लस होता है और एक दूसरे से 2a दूरी पे रखा होता है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसको हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख रखा है और विद्युत क्षेत्र इस तरह से है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर हमने विद्युत द्विध्रुव को रखा है। ये विद्युत क्षेत्र E है। अब हमें देखना है कि ये विद्युत क्षेत्र इस द्विध्रुव के साथ में क्या करता है, और विद्युत क्षेत्र के साथ में द्विध्रुव का जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा है। तो पहले मैं कंडीशन को एक बार लिख देता हूं। माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E के अंदर थीटा कोण पर रखा है। अब देखिए दोस्तों, जब भी अपन किसी आवेश को ले जाकर के विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाता है। अब अगर वो आवेश प्लस होता है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और अगर आवेश माइनस होता है तो बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। कहने का तात्पर्य, ये आवेश प्लस है और विद्युत क्षेत्र में रखा है तो विद्युत क्षेत्र इस पे बल लगाएगा और वो बल लगाएगा अपनी दिशा में। तो ये बल होगा प्लस क्यू आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और अगर आप माइनस क्यू आवेश को रखते हो तो माइनस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। मतलब माइनस क्यू पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस तरह से। ये होगा बल माइनस क्यू के ऊपर। ठीक है, द्विध्रुव के प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, कितना? F प्लस क्यू। और द्विध्रुव के माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है, और कितना लगाता है? F माइनस क्यू। इस बल को कैसे लिखते हैं वो भी देख लीजिए। इस बल को लिखने के लिए आपको जो आवेश पर बल लग रहा है वो वाला आवेश और जो विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है उसका गुणनफल करना होता है। तो F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E। ये मैंने एक वीडियो में आपको पढ़ा रखा है, जो वीडियो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें हमने पढ़ा था कि E बराबर होता है F अपॉन Q। तो वहीं से मैंने लिख दिया F बराबर Q इंटू E। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। और यहां पर कॉन्सेप्ट की तरह इसको याद रख लीजिए कि अगर आपने एक आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रख रखा है तो उस पर लगने वाला बल कैसे लिखते हैं? वो वाला आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र E। ऐसे ही F माइनस Q लिखना हो तो ये वाला आवेश मल्टीप्लाई बाय विद्युत क्षेत्र E। कॉन्सेप्ट सेम है, बस दिशा का फर्क है, या विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। बाकी बल लिखने का तरीका तो वही है, आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात देखता हूं, वो ये है F प्लस क्यू तथा F माइनस क्यू की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। आप देखिए, प्लस क्यू पे लगने वाला बल जो है F प्लस क्यू वो इधर लग रहा है, और माइनस क्यू पे लगने वाला बल F माइनस क्यू इधर लग रहा है। तो दोनों बलों की दिशा विपरीत है एवं क्रिया रेखा भी भिन्न है। अब क्रिया रेखा क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। ये जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, तो इसकी क्रिया रेखा ये है, ये इसकी क्रिया रेखा है। ये बल इस दिशा में लग रहा है तो ये इसकी क्रिया रेखा है। तो दोनों बलों की क्रिया रेखा में अंतर है। एक बल की क्रिया रेखा ये वाली है, दूसरे बल की क्रिया रेखा ये वाली है। तो जब क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं और बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलता है बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण 11वीं का टॉपिक है। इसका मतलब होता है कि जब बल इस तरह से लगते हैं कि वो चीजों को घुमा दे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। देखिए, आप अगर थोड़ा फील करोगे ना तो इस पॉइंट को O मान लो, तो इस पॉइंट पर, जैसे मान लो इस पॉइंट को अपन O मान लिया। अब थोड़ा सोचने वाली बात है, ये वाला बल लग रहा है इस तरफ, ये वाला बल लग रहा है इस तरफ। मान लो आपके पास एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, इसमें एक बल लग रहा है ऐसे, मतलब उस तरफ, और एक बल लग रहा है इस तरफ। तो ऐसे दो बल लग रहे हैं। तो अगर थोड़ा सोचोगे तो ये दोनों बल मिला करके, जैसे ये बल इधर लग रहा है, वो बल उधर लग रहा है, इनका मिला जुला इफेक्ट ऐसा आएगा कि जहां से मैंने पकड़ रखा है उस पॉइंट से ये ऐसे घूम जाएगा। फिर से यहां बल लग रहा है इधर, वहां बल लग रहा है उधर, तो इनका मिला जुला इफेक्ट ऐसे आएगा कि जहां से मैंने पकड़ रखा है वो पॉइंट O है, वहां से ये ऐसे घूम जाएगा। मतलब ये दोनों बल इस तरह से लग रहे हैं कि ये आपके द्विध्रुव को घुमा सकते हैं। और जब कोई बल इस तरह से लगता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। देखिए, तो ये दोनों बल इस प्रकार से लग रहे हैं कि ये आपके निकाय को इस तरह से घुमा सकते हैं, ऐसे यूं। ये आपका निकाय है, इसको ऐसे घुमा सकते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण कैसे लिखते हैं वो देखिए। बल आघूर्ण लिखा जाता है किसी भी एक बल को, यहां दो बल है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, किसी भी एक बल को लिखना है गुणा बलों की
क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो बल कितना लग रहा है? बल किसी भी एक को लिख सकते हो आप, चाहो तो इसको लिख सकते हो, चाहो तो इसको लिख सकते हो, किसी भी एक को, दोनों को नहीं लिखना है। तो बल कोई भी एक लिख लीजिए, Q इंटू ई, ये लग रहा है बल, गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो एक बल की क्रिया रेखा ये वाली है, ये ब्लू वाली, दूसरे बल की क्रिया रेखा ये वाली है, ब्लू वाली। तो हमें इन दोनों रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी निकालनी है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं ही हैं, क्रिया रेखाएं। तो इन दोनों के मध्य लंबवत दूरी ये वाली होगी। आप देख सकते हो यार, ये ब्लू वाली लाइन है नीचे, ये एक की क्रिया रेखा है, ये ब्लू वाली लाइन ऊपर, ये दूसरी क्रिया रेखा है, इनके मध्य की लंबवत दूरी तो ये वाली है, ये वाली दूरी हमको चाहिए। अब अगर ये कोण थीटा है तो फिर ये कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। और ये अपने आप में क्या है? एक समकोण त्रिभुज। तो इस त्रिभुज के अंदर अगर आप साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा क्या होगा? नाम दे देते हैं, इसको ए बोल लो, इसको बी बोल लो, इसको सी बोल लो। तो त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा क्या है? बीसी, परपेंडिकुलर होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब क्या हो गया? बीसी, कर्ण क्या हो गया? ए बी। तो यहां से साइन थीटा क्या आ गया? बीसी अपॉन में ए बी। ए से लेकर बी तक कितना है? 2a है, तो बीसी अपॉन में 2a। यहां से बीसी कितना आ गया? 2a साइन थीटा। मतलब ये जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी कितनी आ गई? 2a साइन थीटा। पहले तो ये समझना जरूरी है कि यही लंबवत दूरी है, क्योंकि पहले वाले बल की क्रिया रेखा ये वाली है, दूसरे वाले बल की क्रिया रेखा ये वाली है, इनके बीच में लंबवत दूरी चाहिए, तो ये वाली होगी लंबवत दूरी। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा, मैं लगा दिया साइन थीटा, साइन थीटा आ गया, ये वाली दूरी अपॉन कर्ण, ये वाली दूरी आ गई कर्ण इंटू साइन थीटा। कर्ण क्या है? 2a और साइन थीटा, तो कितना आ गया वाली दूरी आपके पास? 2a साइन थीटा। तो बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी कितनी निकल के आ गई? 2a साइन थीटा। अब इसको जोड़ के लिखिए, तो Q, 2a को मैं Q के साथ लिख रहा हूं, E साइन थीटा। और आपको पता है बल आघूर्ण का जो सिंबल है वो होता है टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। देखो ऐसा बनता है टाउ, Q इंटू 2a। इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपने पढ़ा है कि Q इंटू 2a होता है द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम बोलते हैं P। तो ये हो गया Pe साइन थीटा। तो टाउ का मान कितना आ गया? बल आघूर्ण का मान कितना आ गया? Pe साइन थीटा। एक और बात है यहाँ पे, आप जानते हो कि अगर दो चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, ए बी साइन थीटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। तो यहां लिखा हुआ है Pe साइन थीटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं P क्रॉस E। तो ये आपका टाउ होता है P क्रॉस E। इस तरह से अपने निकाल लिया टाउ, दैट इज Pe साइन थीटा। बहुत सिंपल था, फटाफट से रिवाइज कर लो। आपने क्या किया? आपने एक द्विध्रुव को रखा एक विद्युत क्षेत्र के अंदर, द्विध्रुव के प्लस पे विद्युत क्षेत्र ने अपनी दिशा में बल लगाया, माइनस पे अपने विपरीत दिशा में बल लगाया। दोनों बल की क्रिया रेखा में अंतर था, जिसके कारण उन्होंने घुमाने वाला इफेक्ट क्रिएट किया। घुमाने वाले इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण बोलते हैं। बल आघूर्ण कैसे निकलता है? बल इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो बल तो आपने लिख दिया Q इंटू ई, और लंबवत दूरी आपने निकाल ली कि ये ब्लू वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन, इनके बीच की लंबवत दूरी ये रही। इसको आपने त्रिभुज से निकाल लिया और वो दूरी आ गई 2a साइन थीटा। उस वैल्यू को आपने यहां पुट कर दिया, उसके बाद Q और 2a को साथ में लिख दिया, Q इंटू 2a बन गया P। तो टाउ बराबर क्या हो गया? Pe साइन थीटा। और किसी का भी अगर ऐसे है ए बी साइन थीटा, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी। तो Pe साइन थीटा हो गया P क्रॉस E। इतना सिंपल सा आसान सा डेरिवेशन। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देख लीजिए। अब देखिए केस 1। केस 1 में आपका द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है। अब यहां एक समझने वाली बात है कि ये थीटा क्या है? थीटा है P व E के मध्य कोण। थीटा क्या है? P व E के मध्य कोण। अब P की दिशा कैसे निकालते हैं? देखिए P होता है द्विध्रुव आघूर्ण, और P की दिशा माइनस Q से प्लस Q होती है। तो यहां पे P की दिशा ऐसे है, P की दिशा माइनस Q से प्लस Q होती है, तो यहां इस तरह से है। P की दिशा माइनस Q से प्लस Q होती है, तो यहां पे इस तरह से। अब P और E के मध्य आपको देखना है कोण। तो आप देखिए P इस तरफ है, E भी इसी तरफ है, इसका मतलब थीटा इस केस में कितना है? 0 है। थीटा 0 है तो टाउ कैसे आएगा? Pe साइन 0। साइन 0 का मान 0 होता है, तो टाउ कितना हो गया? 0। मतलब अगर समांतर रखा हुआ है आपका विद्युत द्विध्रुव, तो फिर विद्युत क्षेत्र उसके ऊपर कोई बल या कोई बल आघूर्ण नहीं लगाता है। इधर यहां पर आपका P इस तरफ है और E उस तरफ है, तो थीटा कितना हो गया? 180। भाई सिंपल है ना, यहां पर इधर P है उधर E है, तो एंगल कितना हुआ? 180। तो टाउ कैसे निकलेगा? Pe साइन 180। साइन 180 होता है 0, तो ये भी कितना आ गया आपका? 0। मतलब प्रति समांतर रखा हुआ है, एक उधर है और एक इधर है, तो भी जो है आपका बल आघूर्ण कितना लगता है? 0 लगता है। इन दोनों केस में 0 होता है। इधर P किस तरफ है? ऊपर की तरफ। E किस तरफ है? उधर की तरफ। तो एंगल कितना होगा? 90। तो टाउ कैसे निकालोगे? Pe साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो टाउ जो है वो अधिकतम लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, और कितना लगेगा? Pe लगेगा। सही बात है। और कैसे लगेगा वो भी देख सकते हो आप।
प्लस पे बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस पे बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इसके अबाउट ये इसको ऐसे घुमाएगा, यूं। क्लियर? अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात और लिखनी है, वो ये है कि आप देख रहे हो कि ये विद्युत द्विध्रुव के ऊपर जो बल आघूर्ण लग रहा है, वो बल आघूर्ण इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है। अगर बल आघूर्ण इसको ऐसे घुमाएगा तो ये धीरे धीरे आपका द्विध्रुव जो है वो किसकी दिशा में आना शुरू कर देगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बल आघूर्ण हमेशा यह प्रयास करता है कि विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र के साथ आ जाए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए, वो इस प्रकार से लगाता है। और जब अक्ष विद्युत क्षेत्र दिशा में आ चुका होता है तो वो बल लगाना बंद कर देता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। मैं लिखता हूं इस बात को, बल आघूर्ण द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ये हमेशा ऐसे लगता है कि ये इसको घुमा करके किसकी दिशा में ले आए? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले आए। तो ये था आपका विद्युत द्विध्रुव नाम का टॉपिक जो फिनिश हो गया है, वो है विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका क्या मतलब होता है समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सतह है और ये सतह इस तरह से रखी हुई है कि ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत गुजर रहा है। और ऐसे केस में आप ये जानना चाहते हो कि कितना विद्युत क्षेत्र इसमें से गुजर पा रहा है, तो उस चीज को मापने के लिए कि एक सतह में से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, उसको मापने के लिए हम लोगों ने एक भौतिक राशि बना रखी है जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स आपको यह बताता है कि एक सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। अब एक सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इसका आकलन हम करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से। तो एक सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, उसका मापन जो है वो करने के लिए और ये बताने के लिए कि वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरने से कितना विद्युत क्षेत्र आ रहा है, हमने एक राशि बना रखी है जिसका नाम क्या है? विद्युत फ्लक्स। तो मोटी मोटी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि विद्युत फ्लक्स आपको यह बताता है कि एक सतह से कितना विद्युत क्षेत्र जुड़ा हुआ है, और ये किसके रूप में बताता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में बताता है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सतह है जो इस तरह से है। अब ये सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा, मतलब विद्युत फ्लक्स जो है वो भी क्या आएगा? अधिकतम आएगा, मैक्सिमम आएगा। अब मान लीजिए आपने अपनी सतह को इस तरह से रख दिया, इस बार मैं गोलाकार सतह ले रहा हूं, आपने अपनी सतह को इस तरह से रख दिया और जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरह से गुजर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस सतह से बिल्कुल भी नहीं गुजरेंगी, अर्थात यहां पे विद्युत फ्लक्स जो है वो न्यूनतम होगा। मैं अभी समझाऊंगा आपको क्या मतलब है इसका, मतलब मिनिमम होगा, और मिनिमम में भी कितना साफ दिख रहा है? 0 होगा। अगर ये इस तरह से है, ऐसे रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं यूं गुजर रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स पास हो रहा है। विद्युत फ्लक्स अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, बट उतनी नहीं गुजर रही जितनी इसमें गुजर रही है। ठीक है, अब तीनों को मैं आपको पिक्चर से समझाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास वो सतह है जिस सतह से संबंधित विद्युत क्षेत्र आपको देखना है, और ये है विद्युत क्षेत्र। अब अगर सतह इस तरह से रखी हुई है लंबवत, तो अगर सतह इस तरह से रखी हुई है तो इसमें से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र जो है वो अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। अब सतह को मैंने ऐसे रख दिया, इस डायग्राम का मतलब सतह ऐसे रखी हुई है और विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र इस सतह में से, विद्युत क्षेत्र इस सतह में से बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा। तो विद्युत क्षेत्र यहां से और यहां से निकल जाएगा, इस सतह में से कुछ भी पास नहीं होगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है? 0 लिखा है। यहां पर आपकी सतह ऐसे रखी हुई है और विद्युत क्षेत्र यूं है, समझ लो। तो विद्युत क्षेत्र इस तरह से है, तो कुछ विद्युत क्षेत्र जो है इसमें से पास होगा, पर उतना पास नहीं होगा जितना इसमें से हुआ है, क्योंकि ये ऐसे था। तो अधिकतम विद्युत क्षेत्र पास हुआ, अभी थोड़ा झुक गया है, तो विद्युत क्षेत्र की जो गिनती है वो थोड़ी कम हो गई है। ये तो मैंने बेसिक आपको समझाया। अब मैं आपको फॉर्मूले के रूप में समझाता हूं। देखिए, फ्लक्स को लिखा जाता है ई एस कॉस थीटा। क्या लिखा जाता है फ्लक्स को? ई एस कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा, ई क्या है इसमें? विद्युत क्षेत्र, और एस क्या है इसमें? क्षेत्रफल सदिश। अब ये एस क्या आफत होती है? क्षेत्रफल सदिश का मतलब होता है क्षेत्रफल के लंबवत जो भी सदिश है। जैसे अगर ये आपका क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल के लंबवत ये जो सदिश है इसको अपन क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, अब इस केस में आते हैं। इस केस में ये तो हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। इस जगह पर क्षेत्रफल सदिश आप कैसे लिखोगे? ध्यान से देखिएगा, ये सतह इस तरह से रखी हुई है, तो इस सतह के लंबवत ये जो मार्कर है, ये मार्कर किसको बता रहा है? क्षेत्रफल सदिश को। तो इस सतह के लंबवत ये होगा क्षेत्रफल सदिश।
तो यहां क्षेत्रफल सदिश इस तरह से है, एस वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश, ये क्षेत्रफल, इसके लंबवत सदिश, तो यहां पर ई और एस के बीच में कोण कितना है? थीटा 0 है। थीटा क्या होता है? ई व एस के मध्य कोण। तो ई व एस के मध्य कोण कितना है? थीटा है। तो यहां थीटा कितना है? 0। सूत्र लगाइए। तो फाई बराबर क्या आएगा? ई एस कॉस 0। कॉस 0 1 होता है, तो फाई देखो अधिकतम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, और कितना आ रहा है? ई इंटू एस आ रहा है। समझ गए? यहां पर आते हैं, यहां पर लगाना है आपका, इस तरह से रखा हुआ है सरफेस, सतह, तो इसके लंबवत सदिश इस तरह से आएगा, ये वाला। बस एक बात दिमाग में फिक्स कर लो कि क्षेत्रफल सदिश जो है वो क्षेत्रफल के क्या होता है? लंबवत होता है। तो ये आपका क्षेत्रफल, इसके लंबवत ऐसे आएगा सदिश, तो ये हो गया आपका एस वेक्टर। ये है ई, इस तरफ है ना भाई साहब, दिक्कत तो नहीं हो रही? ई इस तरफ है, एस ऊपर है, सतह इस तरह से रखी हुई है, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बना? 90। तो 90 वाले एंगल के हिसाब से लगाइए, तो फाई बराबर क्या आएगा? ई एस कॉस 90। कॉस 90 होता है शून्य, तो शून्य रहेगा, बात खत्म, 0 है ये। और आप देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि सतह अगर इस तरह से है और विद्युत क्षेत्र यूं गुजारोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यहां पर भाई साहब ये जो सतह है, ये सतह पहले ऐसी थी, क्षेत्रफल सदिश एस जो है वो ऐसे था, ये सतह यूं हो गई, तो क्षेत्रफल सदिश भी इसके लंबवत है। अब ये सतह ऐसे है, तो इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश कैसे आएगा? यूं आएगा। क्षेत्रफल सदिश को किसी से मतलब नहीं है, वो तो बस सतह के क्या होता है? लंबवत होता है। तो सतह अगर इस तरह से है तो क्षेत्रफल सदिश भी इसके लंबवत इस तरह से होगा, तो यहां क्षेत्रफल सदिश ऐसे आ रहा है। विद्युत क्षेत्र दिख ही रहा है आपको, कितना कोण है? थीटा कोण है। थीटा कोण है तो फिर पता नहीं है थीटा कितना है, इससे डायरेक्ट यही फॉर्मूला लग जाएगा, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। जो भी वैल्यू हो थीटा की वो आप यहाँ पे लिख सकते। अब मैं थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में लिख देता हूं और फिर हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई था, इसमें किसी समतल सतह, जैसे ये एक समतल सतह थी, इस समतल सतह से जिसका क्षेत्रफल एस है, ये क्षेत्रफल एस है, से पारित, से के बाद में यहां से है, से पारित विद्युत फ्लक्स को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। और कैसे परिभाषित करते हैं अपन? ई एस कॉस थीटा के रूप में, जहां पे ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, एस क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश जो इसके लंबवत होगा, और थीटा क्या होता है? ई और एस के मध्य कोण। और विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गणना करने के लिए जिस भौतिक राशि को बनाया गया है वो क्या है? विद्युत फ्लक्स। किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया गया है वो क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो पहले ये लिखोगे, उसके बाद आपको ये लिखना है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित की समतल सतह जिसका क्षेत्रफल ऐसे से पारित विद्युत फ्लक्स इस प्रकार परिभाषित होगा। फिर ये लिखोगे, उसके बाद केस आ जाएंगे, ये केस 1 था, ये केस 2 था, और ये जनरल केस है, केस 3, ये सामान्य केस है जो इस परिभाषा के साथ जुड़ा हुआ है। इसी में बस अपन ने क्या किया, यहाँ थीटा 0 हो गया तो ये आ गया, और इसी में अगर थीटा 90 हो जाए तो ये आ जाएगा। समझे? अगर इसी में थीटा 0 कर दें अपन तो ये हो गया, और थीटा अगर 90 कर दें तो ये हो गया। यहाँ पे थीटा कितना है? 90 है। तो ये होता है दोस्तों फ्लक्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस करनी है, वो भी देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो सतह है वो सतह अनियमित है, ये एक अनियमित सतह है, और इस अनियमित सतह के लिए आपको विद्युत फ्लक्स लिखना है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? अनियमित सतह के केस में हम एक छोटा सा क्षेत्रफल का हिस्सा मानते हैं। तो मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया ds। ds जो है वो है क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्सा, मतलब अल्पांश। तो हम ds का छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं। अब ds अगर ये है तो इसके लंबवत जो भी है, लंबवत जो भी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश। तो ये हो जाएगा ds सदिश, इसको अपन क्या बोलेंगे? ds क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश। और मान लो विद्युत क्षेत्र जो है वो इस तरह से, ये विद्युत क्षेत्र है, और एंगल कितना बन रहा है? थीटा। फिर से ये एक अनियमित सतह है, इस अनियमित सतह पर मैं लगा नहीं पा रहा था फॉर्मूला, तो मैंने क्या किया? इसका एक छोटा सा हिस्सा मान लिया ds। वो जो छोटा सा हिस्सा है ds, उस ds का मैंने क्षेत्रफल सदिश लिया, वो क्या आ गया? ds वेक्टर। और वो विद्युत क्षेत्र E के साथ में कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो यहां पर छोटा सा फ्लक्स, यह है अल्प फ्लक्स। ये कैसे लिखा जाएगा? आपका विद्युत क्षेत्र कितना है? विद्युत क्षेत्र E है, आपका क्षेत्रफल कितना है? छोटा सा है ds, एंगल कितना है? cos थीटा। तो अगर अनियमित सतह है तो उसके छोटे से हिस्से को लेते हैं, ये आगे मिलेगा आपको जब मैं गाउस का नियम पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर चीजें काम में आएंगी। इसे समझिए इस बात को कि अनियमित सतह है तो छोटा सा हिस्सा लीजिए, उस छोटे से हिस्से से जुड़ा हुआ विद्युत फ्लक्स छोटा सा होगा, मतलब अल्प फ्लक्स होगा। कैसे लिखोगे? छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र और उनके बीच का कोण थीटा। और एक और बात, अगर कहीं भी आप ऐसे देखो ना, AB cos थीटा,
तो उसको आप लिख सकते हो ए डॉट बी, ये आपने पढ़ा होगा 11th में। तो ई एस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ई डॉट एस। ऐसे यहां पे भी लिख सकते हैं ई डॉट डी एस, इसको डी फाई को। तो ये आपकी अनियमित सतह थी, इसके लिए मैंने छोटा सा हिस्सा लिया, ये आपका केस 4 बोल सकते हो इसको आप। केस 4 में अपने छोटा सा हिस्सा लिया और छोटा सा हिस्सा लेकर के उसके लिए क्या निकाला, फ्लक्स निकाला। अब आपको अगर संपूर्ण सतह के लिए चाहिए, अब संपूर्ण सतह से पारित फ्लक्स, तो जब भी अपन को संपूर्ण सतह के लिए चाहिए होता है ना, तो अपन समाकलन कर देते हैं। समाकलन का मतलब फिजिक्स में होता है जोड़ना। तो अगर छोटी 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 सतह को जोड़ोगे तो पूरा फ्लक्स आ जाएगा। तो संपूर्ण फ्लक्स जो है फाई टोटल, वो क्या होगा, इन छोटे वाले फ्लक्सों का समाकलन। और छोटा वाला फ्लक्स क्या है, ई डॉट डी एस। तो आप क्या करोगे, ई डॉट डी एस का समाकलन। ये इंपॉर्टेंट बात है, आने वाले टॉपिक्स में मैं इसी को लेकर के आगे बढ़ूंगा, तो परेशान मत होना। अगर सतह आपकी नियमित है तब तो ये फॉर्मूला लगाओ, मस्त होकर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सतह आपकी अनियमित है तो पहले उसका छोटा सा हिस्सा लो, उस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल सदिश देखो, फिर उसका एंगल देखो ई के साथ में थीटा, फिर लिखो ई डी एस कॉस थीटा, फिर उसके बाद उसका कर दो समाकलन, तो आपको पूरी सतह का मिल जाएगा। ये तरीका होता है। अब लास्ट पॉइंट, चलिए अब केस 5th और आखिरी पॉइंट देख लीजिए। आखिरी पॉइंट ये है कि निर्गत फ्लक्स को धनात्मक व आगत फ्लक्स को ऋणात्मक लिया जाता है। जैसे ये प्लस आवेश है, तो इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है, ये हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं में। तो प्लस से विद्युत क्षेत्र दूर है, तो ये जो सतह है, इस सतह से फ्लक्स बाहर की ओर जा रहा है, निर्गत है। इस प्लस के कारण इस सतह से जो फ्लक्स है वो बाहर की ओर जा रहा है, वो निर्गत फ्लक्स है। तो निर्गत फ्लक्स को धनात्मक लेते हैं, तो इसके लिए फाई क्या आएगा, धनात्मक, पॉजिटिव। और अगर आगत फ्लक्स है, माइनस आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसकी तरफ होती हैं, तो ऐसे केस में आगत फ्लक्स को ऋणात्मक लेते हैं, तो यहां पे फाई क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बस इस बात को ध्यान रखना कि अगर फ्लक्स निकल रहा है बाहर, आपकी सतह से बाहर जा रहा है, तो फिर आप लोगे धनात्मक, और अगर अंदर आ रहा है तो आप लोगे ऋणात्मक। इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है। 1 मिनट में रिवाइज करवाता हूं। विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इसका पता लगाने के लिए हमने जिस भौतिक राशि को बनाया है वो भौतिक राशि कहलाती है विद्युत फ्लक्स। अगर आपके पास एक सतह है तो उस सतह का विद्युत फ्लक्स लिखने के लिए पहले आप उस सतह का क्षेत्रफल सदिश देखिए। सतह का क्षेत्रफल सदिश होता है एस, जो सतह के लंबवत होता है। फिर देखिए वो क्षेत्रफल सदिश आपके विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना कोण बना रहा है। अगर वो कोण थीटा है तो फ्लक्स लिखा जाता है ई एस कॉस थीटा। अगर सतह ऐसे रखी हुई है तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस तरह से आएगा। अगर विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में है तो कोण कितना बना, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में 0, तो फाई क्या होगा, अधिकतम होगा। सतह अगर ऐसे रखी हुई है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऐसे हो गया, विद्युत क्षेत्र सामने है, एंगल हो गया 90, cos 90 0 होता है, तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, जिसको अपन ने वैसे भी फील किया। उसके बाद अगर ये किसी एंगल थीटा पे यूं रखा हुआ है तो फिर आपको थीटा यहां पे रख देना है, माना जाएगा। ये सीखा। इसके बाद ये देखा कि अगर अनियमित सतह है तो अनियमित सतह पे अपन पूरा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो उसके छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं। तो छोटा हिस्सा किया डीएस, जो क्षेत्रफल का अल्पांश कहलाएगा। उस अल्पांश का अपन ने क्षेत्रफल सदिश देखा, उस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश जो है वो ए के साथ में अगर थीटा कोण बनाता है तो डी फाई। अल्प फ्लक्स, अगर छोटी सी सतह ली है तो फ्लक्स भी छोटा सा ही आएगा, तो जो अल्प फ्लक्स है वो लिखा जाएगा विद्युत क्षेत्र छोटा सा क्षेत्रफल सदिश cos थीटा, थीटा एंगल है इन दोनों के बीच में। ईडीएस cos थीटा को लिख सकते हैं ई डॉट डीएस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ए बी cos थीटा लिख सकते हो ई डॉट बी, तो यहां भी ईएस cos हो जाएगा ई डॉट एस और यहां ईडीएस cos हो जाएगा ई डॉट डीएस। ये तो हो गया छोटे से अल्पांश के कारण। सबके लिए चाहिए तो समाकलन कर दो, तो फाई टोटल हो जाएगा समाकलन किसका, डी फाई का। डी फाई को यहां से लिख दो ई डॉट डीएस, तो ई डॉट डीएस का समाकलन। उसके बाद सीखा कि अगर कोई फ्लक्स बाहर जा रहा है, निर्गत है, निर्गत मतलब आउट गोइंग इंग्लिश में, बाहर जा रहा है, तो उसको धनात्मक लेते हैं। और अगर कोई आगत है, इनकमिंग, फोन आता है ना जाता है ना, तो फोन का आना मतलब आगत, निकलना मतलब जाना, मतलब आपने लगाया है तो आउटगोइंग, आया है तो इनकमिंग। तो हाँ, तो अगर कोई फ्लक्स निकल रहा है तो वो धनात्मक लिया जाता है। कोई फ्लक्स आ रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं, तो फिर वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। ये हमने मान रखा है, कन्वेंशनल है, ये मान रखा है इसको। ये होता है। हम बेहद कम समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है गाउस का नियम। गाउस का नियम समझने में बहुत आसान है, और जितना ये समझने में आसान है उतना ही ज्यादा ये अप्लाई करने में आसान है। तो आपको गाउस का नियम बेहद सिंपल लगेगा अगर जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, अगर आप वैसे ही इन चीजों को समझते हैं तो। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाया है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज इसको देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये आपके समझ में नहीं आएगा। ये एक बंद पृष्ठ है, ये क्या है, अपने आप में एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ में आवेश रखा हुआ है Q1, Q2, Q3, Q4। इस बंद पृष्ठ के बाहर एक आवेश रखा हुआ है Q5। तो गाउस की प्रमेय
या गाउस का नियम यह बोलता है कि अगर आपके पास एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स आपको निकालना है, तो इस बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स फाई जो होगा वो होगा इस बंद पृष्ठ के अंदर सभी आवेशों का योग डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस ने एक जादू की तरह एक नियम दिया कि अगर आपके पास एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से आपको फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स फाई का मान होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्यू क्या होगा, गाउसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, जहां एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहां पर अगर इस बंद पृष्ठ के लिए हम इस नियम को लगाते हैं तो फाई बराबर क्या आएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू, इस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। तो आपको भी यहाँ पे आवेशों का बीजगणितीय योग करना है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर अपन Q5 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि Q5 जो है वो इस बंद पृष्ठ के बाहर है। तो मेरे हिसाब से समझना बेहद आसान है, ये नियम बहुत ही सिंपल है। पढ़िए, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है, से पारित विद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ को हम गाउसीय पृष्ठ भी बोलते हैं, तो इससे पारित विद्युत फ्लक्स फाई जो है उसका मान गाउसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। यहां तक ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बंद पृष्ठ बनाया ऐसा, इसमें आवेश रखा हुआ है Q, एक बंद पृष्ठ मैंने बनाया ऐसा, इसमें आवेश रखा हुआ है Q, एक बंद पृष्ठ मैंने बनाया ऐसा, इसमें आवेश रखा हुआ है Q। अब मैं आपसे बोलूं कि फाई निकालिए, तो फाई कैसे निकालोगे, फाई होता है बंद पृष्ठ में कुल कितना आवेश है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस बंद पृष्ठ में कुल कितना आवेश है Q, तो क्या लिखा जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसके लिए निकालते हो फाई, तो आप देखोगे कि बंद पृष्ठ में कुल कितना आवेश है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बंद पृष्ठ में कितना आवेश है Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए निकालोगे तो बंद पृष्ठ में कितना आवेश है कुल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बंद पृष्ठ में कितना आवेश है Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हो कि यहां पर अगर अंदर आवेश सेम है तो गाउसीय पृष्ठ की आकृति कैसी भी हो, वो गोलाकार हो, वो आपका वर्गाकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब गाउस के नियम में इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरह का गाउसीय पृष्ठ ले रहे हो, सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश आ रहा है। अगर आवेश बराबर है तो गाउसीय पृष्ठ की आकृति कुछ भी हो, फ्लक्स का जो मान है वो बराबर ही आता है, φ1 बराबर φ2 बराबर φ3। पढ़िए, यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सही है, यह पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चित्र में 3 सतह है S1 S2 S3 जिनमें समान मात्रा का आवेश है, तो इन सभी से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि आकृति किस तरह की है, सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उस आकृति के अंदर आवेश कितना है। सिंपल बात है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक गाउसीय पृष्ठ है और दूसरा गाउसीय पृष्ठ ये है, एक आवेश यहां रखा हुआ है Q, एक आवेश बीच में रखा हुआ है। तो जब आप फ्लक्स लगाओगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, Q आवेश है, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बंद पृष्ठ में भी कितना आवेश है, Q आवेश है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो बात मैं सिखाना चाहता हूं यह है कि आप देखिए इस बंद पृष्ठ में ये आवेश यहां पर रखा हुआ है और इस बंद पृष्ठ में ये आवेश यहां पर रखा हुआ है, फिर भी कितना आ रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि गाउस का नियम इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि बंद पृष्ठ के अंदर आपने आवेश को कहां रखा है, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है। देखो दो बातें हैं, एक तो आकृति पर निर्भर नहीं करता, बस आवेश पर निर्भर करता है। दूसरा, आवेश किस जगह पे रखा हुआ है इस पे भी निर्भर नहीं करता, कहीं भी रखा हो, अगर वो बाउंड्री के अंदर है तो आपके पास फ्लक्स का मान सेम ही आएगा। कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप सोचना चाहो कि सर ऐसा क्यों होता है, तो आप सोचो ये प्लस आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं। तो अभी इससे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, 4, 1 2 3 4। अब अगर ये आवेश बीच में भी रखा हुआ है तो भी इससे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, 4। तो ये जो आपका गाउसीय पृष्ठ है इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो 4 ही हैं, इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो 4 ही हैं, तो स्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही यहां पर है, अगर 4 रेखाएं गुजर रही हैं तो चाहे वो आपका गोला है तो भी 4 निकलेंगी, आपका वर्ग है तो भी 4 निकलेंगी, आपका त्रिभुज है तो भी 4 निकलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ना तो गाउसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर कर रही है और ना आवेश की स्थिति पर निर्भर कर रही है। और विद्युत फ्लक्स मैंने आपको पढ़ाया है, विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक बात है। अब तीसरा पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ये बताता है कि यार अगर ये आपका बंद पृष्ठ है तो इस बंद पृष्ठ के बाहर जो आवेश रखा हुआ है उस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होंगी, प्लस आवेश है, तो
तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं इस प्लस क्यू के कारण। तो इस प्लस क्यू के कारण इस बंद प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, मतलब विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। फिर भी हम क्या बोले, अगर हम गाउस का नियम लगाएं तो इस सतह के लिए, अगर S1 सतह है तो इस सतह के लिए गाउस के नियम के अनुसार सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश ही नहीं है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, फ्लक्स जीरो। जबकि हमको दिख रहा है कि यहां से कौन गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, फिर जीरो कैसे हुआ। क्वेश्चन को मैं वापस समझाता हूं। ये एक बंद पृष्ठ मैंने लिया, इसके बाहर एक आवेश रखा हुआ है, उस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं प्लस क्यू है तो प्लस से दूर की तरफ है, तो इस तरह से गुजर रही हैं। अब अगर इस बंद पृष्ठ से आपको फ्लक्स निकालना हो तो अभी जो भी मैंने आपको सिखाया उसमें गाउस का नियम आप लगाओगे। इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, बाहर का आवेश है, और बाहर के आवेश को अपन काउंट करते नहीं है, तो अंदर का आवेश कितना है, जीरो। तो विद्युत फ्लक्स कितना आ रहा है, गाउस के नियम से जीरो। जबकि हमको दिख रहा है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, फिर विद्युत फ्लक्स जीरो क्यों हो रहा है। ये लॉजिक लिखा हुआ है थर्ड नंबर में, सुनिएगा। ये बताओ कि इसमें से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, चार। कितनी बाहर निकल रही हैं, चार। कितनी बाहर निकल रही है, चार। कितनी बाहर निकल रही है, चार। कितनी बाहर निकल रही है, चार। इसमें कुछ अंदर नहीं आ रहा, 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 केवल बाहर जा रहा है। बाहर जाने वाले फ्लक्स को प्लस लेते हैं, तो इन सब में सारे फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है। इसमें देखो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो अंदर आ रही हैं और दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही हैं। आने वाले को प्लस लेते हैं, जाने वाले को माइनस लेते हैं, तो आने वाला फ्लक्स कितना है, प्लस का 2, जाने वाला फ्लक्स कितना है, माइनस का 2, नेट फ्लक्स कितना आ गया, 0। इसी कारण से अगर कोई आवेश बाहर रखा हुआ है तो वो सतह के अंदर नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता, क्योंकि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही होती है उतनी जा रही होती है। इन सब में आने वाली जाने वाली बराबर नहीं है, केवल जाने वाली है, देखो इसमें, है ना। तो इस कारण से यहाँ पे जीरो नहीं है अगर अंदर आवेश है तो। बट अगर आवेश बाहर है तो उसके कारण जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी सतह में प्रवेश करेंगी उतनी सतह से बाहर निकल जाएंगी। तो आगत फ्लक्स होता है माइनस, जाने वाला फ्लक्स होता है प्लस, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यही बात लिखिए, बाह्य आवेश, जो आवेश बाहर रखा हुआ है वो नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता है, क्योंकि इस प्रकरण में सतह में प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है। तो आगत फ्लक्स जो कि माइनस है और निर्गत फ्लक्स जो कि प्लस है, भाई ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो आपस में बराबर है। तो आगत फ्लक्स माइनस व निर्गत फ्लक्स प्लस होने के कारण नेट कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। नेट कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये बहुत ही जरूरी बात मैंने आपको बताई कि बाहर जो आवेश रखा होता है वो योगदान क्यों नहीं देता है बंद सतह के फ्लक्स में, क्योंकि कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर आ रही है उतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही है। तो दोस्तों ये गाउस के नियम से संबंधित मैंने आपको बातें बताई। अब आप गाउस के नियम से फाई निकालना हो तो सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट करोगे, बिना डरे हुए आपको बंद पृष्ठ के अंदर आवेश देखना है, उसमें एप्सिलॉन नॉट का भाग लगाना है, बात खत्म, ठीक है। और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको विद्युत फ्लक्स निकालना सिखाया था परिभाषा से। अब इन दोनों का प्रयोग कर करके हम किस तरह से गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे कुछ निकायों के लिए, वो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी नियम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 बातें मैंने इसके बारे में आपको बताई हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में